हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फायर। उम्मीद करता हूं आप लोग सकुशल होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे। दोस्तों, सबको पता है कि भारत का संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। लेकिन संविधान निर्माण के पीछे की क्या इतिहास है, पीछे की क्या कंडीशंस है, क्या घटनाक्रम है, इन बातों को आज हम लोग समझेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये संविधान का जो इतिहास है, संविधान निर्माण का जो इतिहास है, यहां से एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, चाहे एग्जाम छोटा हो चाहे एग्जाम बड़ा हो। छोटे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बड़े एग्जाम में यहां से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो हम उन सभी फैक्चुअल या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी टिक करते हुए चलेंगे, डिस्कस करते करेंगे। और दोस्तों, जितने फैक्ट हम लोगों ने राइट किए हैं, आज हम लोग ये फैक्ट क्यों बने हैं, इनके पीछे की कहानी क्या है, इनके पीछे का घटनाक्रम क्या है, ये एक्ट आए हैं, क्यों एक्ट आए हैं, क्या कारण रहा जिसकी वजह से ये एक्ट आए हैं, हम इन सारी बातों को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, इन फैक्ट के पीछे की स्टोरी को समझने के लिए इस क्लास को पूरा देखिए और चीजों को एंजॉय करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों, अगर हम भारत के संविधान की विकास की बात करें तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी प्लासी के युद्ध से, क्योंकि यही वो युद्ध था जहां से अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ना शुरू हुआ था। तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। और इस युद्ध में जो दो सेनाएं थी, एक सेना थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की और दूसरी तरफ था लॉर्ड क्लाइव, जो नेतृत्व कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो दोस्तों, ये युद्ध हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। दोस्तों, इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। तो यहां से इस युद्ध में जीत मिलने के बाद में बंगाल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका प्रभुत्व और बढ़ गया। उसके बाद में 1764 में बक्सर का एक निर्णायक युद्ध था, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पैर भारत में और भी मजबूती के साथ जमा दिए। तो दोस्तों, जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में एक तरफ तो मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेना थी। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेना को लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ से संयुक्त सेना थी इन तीन लोगों की। दोस्तों, बंगाल के नवाब किसकी सेना थी? बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम, इन तीनों की संयुक्त सेना का मुकाबला था। किससे था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, और जिसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। दोस्तों, इस युद्ध में इन तीनों लोगों की संयुक्त सेना की पराजय हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। और इस जीत के बाद जो मुगल बादशाह थे, इन मुगल बादशाह ने इलाहाबाद की संधि की। कहां की? इलाहाबाद की संधि की। और उस इलाहाबाद की संधि कब की थी? 1765 में संधि की। और इस संधि में शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों प्रोविंसेस की, तीनों प्रदेशों की जो दीवानी थी, दीवानी अधिकार थे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। तो दोस्तों, जब इन तीनों प्रदेशों के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गए, तो अब उन्होंने धीरे धीरे व्यापारिक के साथ साथ राजनैतिक आंकड़े भी अपनाने शुरू कर दिए और इसी क्रम में धीरे धीरे वो नए नए एक्ट लाते गए। दोस्तों, वो सारे के सारे एक्ट अपने फेवर में लाना चाहते थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि भारत से जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से एक्ट लाए हैं और क्यों लाए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो एक्ट आया था, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अच्छा दोस्तों, यहां पर मैं एक बात और बता दूं। दोस्तों, 1773 से 1800
1758 तक का जो शासन रहा है ये कंपनी के रूल्स यहां पर चले हैं, और 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन के रूल चले हैं। तो अभी हम लोग कंपनी के रूल्स को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और इसमें क्या प्रावधान किए गए थे? तो दोस्तों इसमें प्रावधान क्या किए गए, जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। क्या बनाया गया दोस्तों? उसके नाम में थोड़ा चेंज किया गया, जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बनाया गया। और यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये निकल के आता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका सही जवाब होगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स था। तो पहला सवाल। और फिर दूसरा क्या हुआ, अब यहां से पहली चेंज ये की कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और दूसरी बात, जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी, कौन कौन सी? मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी, इनके जो गवर्नर थे, इन गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। कहने का मतलब इसको सुप्रीम बना दिया गया, और इन दोनों प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर थे उनको इसके सबॉर्डिनेट कर दिया गया। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इन प्रेसिडेंसीज के गवर्नर आपस में कॉन्फ्लिक्ट करें, तो इसीलिए इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी। और फिर क्या क्या दोस्तों, फिर जब इनको दीवानी राइट मिल गए थे, तो दीवानी राइट मिल गए थे इसका मतलब कुछ ना कुछ झगड़ा होगा, कुछ ना कुछ बातचीत होगी, और इसीलिए इन्होंने पहले से ही प्लानिंग करके कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान कर दिया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1973 में यह व्यवस्था की गई थी कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। और दोस्तों वो स्थापना हुई थी, अगर आपसे यह पूछा जाए कि किस एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता में स्थापना हुई थी, तो आपका आंसर होगा 1773, एक्ट 1773। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 1974। दोस्तों प्रावधान एक्ट में किया गया था, स्थापना 74 में हुई थी। दोस्तों इस जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता में, इसमें 4 जज थे। 1+3, 1+3 का मतलब एक चीफ जस्टिस और बाकी 3 और जस्टिस, तो टोटल 4 थे। और दोस्तों इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे वो थे सर एलिजा एम्पे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो उनका नाम है सर एलिजा एम्पे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ, अब दोस्तों इस एक्ट में एक काम और हुआ था। क्या हुआ था कि जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उनके निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्यों दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया गया था? क्योंकि जो इंग्लैंड से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के कर्मचारी व्यापार करने के लिए आते थे, वो व्यापार कंपनी के नाम पे करते थे, बट वो व्यापार अपना कर रहे थे। तो हुआ क्या कि कंपनी को कम मुनाफा होता था, इन व्यापारियों को ज्यादा मुनाफा होता था। और जो कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्होंने अपना पर्सनल व्यापार कर करके अपने नेटिव प्लेस इंग्लैंड में बड़ी बड़ी कोठियां बना ली थी, और इसीलिए उनके खिलाफ बहुत सारी लोगों ने शिकायतें भी, इंग्लैंड के लोगों ने शिकायतें भी कर रखी थी कि कंपनी को कम फायदा हो रहा है, इनको ज्यादा कैसे फायदा हो रहा है। तो इन बातों के मद्देनजर रखते हुए जो एक्ट बना, उस एक्ट में जो जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उनके पर्सनल व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो दोस्तों यहां से भी कई बार क्वेश्चन बनता है किस एक्ट में कंपनी के कर्मचारियों पर पर्सनल व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो एक्ट है 1773 का, इंपॉर्टेंट एक्ट है दोस्तों। फिर इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, अब देखो यहाँ पर एक रेगुलेटिंग एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया है। दोस्तों यहाँ पर कुछ घटनाक्रम ये रहा कि इस एक्ट में ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर चुके हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी तो केसेस आएंगे, और केसेस इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ भी आने शुरू हो गए। और जब इनके खिलाफ ही केसेस आने शुरू हो गए, तब इन्होंने यहां पर सुधार कर लिया। सेटलमेंट एक्ट ये 1781 में लाए, और इन्होंने
इन्होंने कंपनी कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे उन सबको लगभग लगभग इस सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कर लिया। तो देखिए अब यहां पर इन्होंने क्या किया, अब जब कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ केसेस पहुंचने लगे तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने गवर्नर जनरल, काउंसिल और राजस्व मामलों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर कर लिया और यह कह दिया कि गवर्नर जनरल अगर अपने ऑफिस की लिमिट में कोई काम करता है या काउंसिल अपने अधिकार क्षेत्र के लिमिट में रहकर कोई काम करती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि राजस्व मामले में भी कोई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी बड़े अथॉरिटीज थे, ऑफिसर थे, उन्होंने इस एक्ट के थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया था कि हम पर मुकदमा नहीं चल सकता। देखिए चालाकी दोस्तों, क्यों कर लिया इन्होंने ऐसे, आई थिंक बात समझ में आई होगी। और फिर क्या हुआ, फिर दूसरा पॉइंट है गवर्नर जनरल को प्रोविंशियल जितने भी कोर्ट्स थे उन कोर्ट के संबंधित जो कानून है वो भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। तो आई थिंक दोस्तों बात आपको समझ में आई होगी। 1773 का एक्ट में 1774 में एक कोर्ट बन रहा है और फिर अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमे जा रहे हैं और फिर अगले ही एक्ट में, सेटलमेंट एक्ट में, वो अंग्रेज, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च अधिकारी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर लेते हैं, बच जाते हैं। तो ये बात, ये एक्ट इसलिए लाया गया था दोस्तों। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट एक्ट आया है जिसको हम लोग बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा आया, पिट्स इंडिया एक्ट। अब दोस्तों इस टाइम तक पहुंचते पहुंचते कंपनी ने काफी अधिकार जमा लिया था, कंपनी के पास काम ज्यादा हो गए थे, कंपनी का वर्कलोड ज्यादा हुआ था। तो इसीलिए इस काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक पिट्स एक्ट लाई और उस पिट्स एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में आया था। दोस्तों इस एक्ट के द्वारा कंपनी ने अपने कार्यों को दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से, व्यापारिक और राजनैतिक कार्य, व्यापारिक कार्य और राजनैतिक कार्य। और क्या बोला गया कि जितने भी व्यापारिक कार्य हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आई मीन निर्देशक मंडल देखेगा, उनके अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। और जितने भी राजनैतिक कार्य हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर में रहेंगे, उनकी देखभाल नियंत्रण बोर्ड करेगा। और इस नियंत्रण बोर्ड की स्थापना इस एक्ट के द्वारा ही की गई थी, उससे पहले ये बोर्ड नहीं था, हालांकि निर्देशक मंडल पहले भी था। आई थिंक दोस्तों बात इतनी समझ में आई होगी। तो ये इन्होंने इसलिए किया। अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में दोस्तों ये लाए चार्टर एक्ट ऑफ 1793। दोस्तों इस एक्ट के माध्यम में, इस एक्ट में इन्होंने क्या किया, जो कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, व्यापारिक एकाधिकार था, उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अच्छा 20 साल के लिए बढ़ाने का मतलब क्या है दोस्तों, पहली बार जब ये कंपनी बनी थी तो इसको लाइसेंस मिला था और सबको पता है कि लाइसेंस एक फिक्स्ड टाइम के लिए ही मिलता है। तो अब इस टाइम तक पहुंचते पहुंचते उसका वो लाइसेंस खत्म हो रहा था, तो इसीलिए कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उसको 20 वर्ष के लिए इस एक्ट में बढ़ा दिया गया। अब क्या हुआ, पहली बात। और दूसरी बात, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहां से कई बार क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट में यह कहा गया था कि जितने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारी हैं उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। तो वो है एक्ट, चार्टर एक्ट 1793। तो 1793 का जो एक्ट आया था उसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह कही गई थी कि जितने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व कोष से दिया जाएगा, पहली बात। अब उसके बाद में क्या हुआ, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इस एक्ट में क्या था, क्या गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस की ओवरराइडिंग पावर, जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था उसकी ओवरराइडिंग पावर को आगे आने वाले गवर्नर्स को भी दे दिया गया। तो अच्छा इसका मतलब ओवरराइडिंग पावर है क्या दोस्तों, बात है 1786 की, जब
लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाना था। तो दोस्तों जब इसको गवर्नर जनरल बनाए जाने की बात की गई थी तो इसने दो शर्तें रखी थी। दो शर्तें क्या थी? इसने कहा कि मुझे ओवरराइडिंग पावर मिलनी चाहिए और मैं कमांडर इन चीफ बनाया जाऊं। अगर आप मेरी दो शर्तें मान लेते हैं, कौन कौन सी? ओवरराइडिंग पावर दे देते हैं और कमांडर इन चीफ बना देते हैं, तो मैं बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के लिए तैयार हूं, अदरवाइज नहीं। तो ओवरराइडिंग पावर यह है कि इसकी काउंसिल में जितने भी मेंबर है, कोई भी डिसीजन लेना होता था तो ये एक तरफ काउंसिल, एक तरफ। अगर काउंसिल ने कुछ कहा है कि ऐसा होना चाहिए तो उस काउंसिल के निर्णय को ये पलट सकता था और अपना ही डिसीजन ले सकता था। ये है ओवरराइडिंग पावर। तो दोस्तों ये फैक्ट भी यहां से निकल के आया। तो आई थिंक दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों? इसके बाद में हुआ चार्टर एक्ट 1813। ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, यहां से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां से जो पहला फैक्ट आया, भारत में मिशनरियों को आने की अनुमति दे दी गई। दोस्तों भारत में अब ये लोग अपना राजनैतिक व्यापारिक प्रभुत्व जमा चुके थे और अब ये अपना धार्मिक प्रचार करने वाले थे। अब अंग्रेज धार्मिक प्रचार चाहते थे और इसीलिए इन्होंने भारत में जो अंग्रेजी मिशनरीज थी उनको ये बोल दिया कि आप भारत आइए और क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करिए। तो पहली बात, पहली इनकी कूटनीति। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन बनता है कि मिशनरियों को भारत में आने की परमिशन किस एक्ट में दी गई थी? तो दोस्तों चार्टर एक्ट 1813 में दी गई थी। अच्छा, दूसरी बात, भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष रुपए 1 लाख खर्च करने की बात कही गई थी। अच्छा, ये 1 लाख रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? मिशनरियां भारत आ रही हैं और मिशनरीज जो शिक्षा देंगी वो इंग्लिश में देंगी और भारतीयों को अब इंग्लिश सिखानी पड़ेगी और जब आप इनको कुछ सिखाएंगे तो शिक्षा देनी पड़ेगी और जब शिक्षा देंगे तो उस पर इन्होंने प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात करी थी। और इसके पीछे दूसरा रीजन भी था, क्योंकि इनको लोअर क्लास के कर्मचारी भी तो चाहिए थे। तो वो लोअर क्लास के कर्मचारी, इनको आप थोड़ी बहुत इंग्लिश सिखाकर जॉब पे रख सकते थे, उनको पाना भी इस एक्ट का या इस जो पॉइंट था इसका मतलब था। तो दोस्तों आई थिंक इतनी बात भी समझ में आई होगी। और यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट में भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात करी गई थी? तो वो उसका सही आंसर बनता है चार्टर एक्ट 1813। इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों? इसके बाद में हुआ, अभी देखो यहाँ पर 20 साल के लिए कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाया गया था और अब क्या किया गया है? अब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया है, लेकिन चीन के साथ कंपनी का अभी भी चाय का व्यापारिक एकाधिकार बरकरार था, लेकिन बाकी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिए गए थे और बोल दिया गया था कि कोई भी अंग्रेज, कोई भी इंग्लैंड या ब्रिटेन से आने वाला मर्चेंट व्यापारी भारत में आके व्यापार कर सकता है। यह बात बोल दी गई थी। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ? ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता कंपनी की टेरिटरीज पर स्थापित हो गई। और इसके बाद में क्या हुआ था दोस्तों? जितने भी रूल अभी बन रहे हैं इनको बना ब्रिटिश सरकार रही है, लेकिन इनको लागू कौन कर रहा है? इनको लागू ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। तो अब क्या किया गया? इस एक्ट में यह बात बोली गई कि जितने भी क्षेत्रों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा करके रखा है या जितने भी क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में है वो ब्रिटिश क्राउन के संप्रभु हैं, उन पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता स्थापित है। ये डिक्लेरेशन भी इन्होंने इस एक्ट में किया था। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आई थिंक आपको सारे फैक्ट, उनके पीछे के रीजन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और अब आप इनको लॉजिकली याद भी रख सकते हैं। तो दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी है, फैक्ट इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।